हेलो एवरीवन, वेलकम टू खंडेलकर एकेडमी। इस लेक्चर में हम मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार और उनकी रचनाएं डिस्कस करेंगे। जैसा कि एमपीपीएससी में यहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे ही इस बार। मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार एवं उनकी कृतियां सिलेबस में लिख रखा है, तो डेफिनेटली डीपली क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और अच्छे क्वेश्चन बनेंगे ही। आप ये वीडियो को देखें और आप जिस बुक से पढ़ाई कर रहे हैं, आपके पास जो भी मटेरियल रखा है उसको आप देख सकते हैं और उसके हिसाब से आप पढ़ सकते हैं। लेक्चर को ध्यान से देखना है, मैं बहुत सारी काम की चीजें बताने वाला हूं। यह लेक्चर मेरे द्वारा डिस्कस किया जा रहा है। माय नेम इज विक्रम खंडेलकर। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें और बस चलते हैं आगे। तो बात करते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार और उनकी रचनाएं की। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखो, ये इनको भी तीन प्रकार में बांटा गया है। प्राचीन कालीन साहित्यकार, जो प्राचीन काल के थे वो प्राचीन कालीन साहित्यकार थे। फिर मध्यकाल आया तो मध्यकालीन साहित्यकार थे। उसके बाद आधुनिक काल आया तो आधुनिक साहित्यकार थे। तो ये तीनों अलग अलग हैं। तो आप जोन से काल में जोन से साहित्यकार थे उस हिसाब से भी याद रखना जरूरी है। तो बात करते हैं सबसे पहले मध्यकालीन साहित्यकार की, कालिदास की। कालिदास कौन थे? संस्कृत भाषा के महान कवि और नाट्यकार थे। इनका जन्म मध्य प्रदेश के उज्जैन में हुआ था, याद रखना है। विक्रमादित्य, राजा विक्रमादित्य के दरबार में थे ये। जो राजा विक्रमादित्य थे इन्हें ही चंद्रगुप्त द्वितीय कहा जाता था। चंद्रगुप्त द्वितीय, इन्हीं का नाम था विक्रमादित्य। विक्रमादित्य उपाधि थी। तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में से एक थे कालिदास। कालिदास का जन्म पूछा जाएगा तो उज्जैन टिक करना है। कालिदास की समाधि कहां है? तो उज्जैन में ही है। कालिदास से रिलेटेड कोई भी चीज पूछा जाए आप उज्जैन लगा सकते हैं। कालिदास समारोह कहां होता है? तो उज्जैन में ही होता है। अब बात करते हैं इनकी रचनाएं की। तो कौन से राजा के दरबार में था, समझ में आ गया। इनकी 7 रचनाएं इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। सातों की सातों रचनाएं इनकी संस्कृत में है। कालिदास को भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता था। अब बात करते हैं रचना की। तो इनकी रचना देखते हैं। सबसे पहले ऋतु संहार इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा पूछी जाएगी। क्या है ये? एक प्रकार का खंड काव्य है। तो इनने महाकाव्य लिखे हैं, खंड काव्य लिखे हैं, काव्य रचना की है। तो ये सबसे ज्यादा पहले पूछी जाएगी। ऋतु संहार किसकी? ऋतु संहार ये कालिदास की रचना है। इसके बाद है कुम्हार संभव। कुम्हार संभव, ये कुम्हार संभव जो है ये महाकाव्य था फ्रेंड्स। ये कुम्हार संभव जो है ये महाकाव्य था। इसमें शिव पार्वती के विवाह, भगवान शिव और पार्वती के विवाह का वर्णन किया गया है। तो याद रखना है, शिव पार्वती के विवाह का वर्णन मिलता है इसमें। किसमें? कुम्हार संभव में। और इसके 17 सर्ग हैं। इसके 17 सर्ग हैं। 17 सर्ग में से पहला सर्ग जो है उसमें हिमालय पर्वत से चालू होता है। वो हिमालय पर्वत से आरंभ किया गया पहला सर्ग। और जो 17वें नंबर का सर्ग है उसमें ताड़का वध का वर्णन है। एक तारकासुर थे तो उनका तारकासुर वध, उनका वध हुआ था, उसका वर्णन है। तो इतना याद रखें। तो यहां से सिर्फ अभी देखो, जनरली डीपली मैं आपको बता रहा हूं, एक दो चीजें जो याद रखने में आसानी रहे, कभी डीपली आ गया क्वेश्चन तो कुम्हार संभव किसकी है? कालिदास की, याद रखना है। बात करते हैं मेघदूत की। ये मेघदूत में पूछा जाता है, ये खंड काव्य है। ये इसमें अमरकंटक का वर्णन मिलता है। प्रकृति का वर्णन किया गया है कुछ, तो अमरकंटक का वर्णन किसमें मिलता है, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कई बार। तो मेघदूत, कालिदास की रचना मेघदूत में अमरकंटक का वर्णन मिलता है। अब बात करते हैं मालविका अग्निमित्रम, इंपॉर्टेंट है। मालविका अग्निमित्रम, ये मालविका अग्निमित्रम जो थी, यहां से एक क्वेश्चन बनता है। ये प्रथम नाट्य रचना थी, याद रखना है। प्रथम नाट्य रचना थी मालविका अग्निमित्रम। मालविका अग्निमित्रम जो है, इसमें मालवा की राजकुमारी रहती है जिसका नाम है मालविका। मालवा की राजकुमारी मालविका तथा विदिशा के राजा अग्निमित्रम का प्रेम का वर्णन किया गया है। दोनों के प्रेम का वर्णन किया गया है। श्रृंगार रस प्रदान नाट्य है एक प्रकार का ये। तो ये समझ में आ गया। मालविका हो गया, मालविका की राजकुमारी, और विदिशा के राजा अग्निमित्रम। तो इसका नायक कौन है? अग्निमित्रम। तो याद रखना ये। तो ये किसकी है? कालिदास की रचना। ये अभिज्ञान शाकुंतलम, नेक्स्ट है अभिज्ञान शाकुंतलम। ये भी एक प्रकार का क्या है? नाट्य है। इसमें क्या है? अभिज्ञान शाकुंतलम से समझ में आ रहा है। इसमें राजा दुष्यंत कुमार और शकुंतला, एक राजा हुए थे, राजा दुष्यंत कुमार और शकुंतला की प्रेम कहानी का वर्णन मिलता है इसमें। किसमें? अभिज्ञान शाकुंतलम में क्या मिलता है?
दुष्यंत कुमार और शकुंतला की प्रेम कहानी का वर्णन मिलता है क्या में अभिज्ञान शाकुंतलम में। तो याद रखना ये किसकी है, कालिदास की है। अब बात करते हैं विक्रमो वर्षियम। ये विक्रमो वर्षियम जो है इसमें किसका वर्णन है, ये पूछा जाता रहता है। तो इसमें राजा पुरूरवा एवं अप्सरा उर्वशी की प्रेम कथा और विवाह का वर्णन है। एक हुए थे राजा जिनका नाम था पुरूरवा, राजा पुरूरवा एवं अप्सरा, राजा पुरूरवा एवं अप्सरा उर्वशी की प्रेम कथा और विवाह का वर्णन किया गया है किसमें, विक्रमो वर्षियम में। तो याद आ जाएगा आपको, विक्रमो वर्षियम में पुरूरवा राजा और अप्सरा उर्वशी अप्सरा की प्रेम कथा का वर्णन और विवाह का वर्णन है। तो इतनी रचनाएं हैं, यहां 6 ही लिखी हुई है और कौन सी बता रहा हूं मैं आपको। एक यहां पे कौन सी छोटी दिख रही है, रघुवंश, ये भी इंपॉर्टेंट है। रघुवंशम या रघुवंश बोलते हैं, रघुवंशम ये भी इंपॉर्टेंट है, महाकाव्य है एक प्रकार का ये। तो इतनी रचनाएं कालिदास की कौन सी, सबसे पहले विक्रमो वर्षियम, कुम्हार संभव, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम, ऋतु संहार, रघुवंशम और मेघदूतम। मेघदूतम तो ये 7 रचनाएं, सातों की सातों जो है संस्कृत में है। कालिदास का जन्म हुआ था उज्जैन में, प्राचीन काली कवि थे, 9 रत्नों में से एक थे, राजा विक्रमादित्य के दरबार में थे, है ना। तो ये कालिदास से इतना ही। आप इसको ट्रिक से भी याद रख सकते हैं, आप जैसी भी ट्रिक आप खुद बना सकते हैं। और ट्रिक से याद नहीं रखना है तो 2-4 बार अच्छे से पढ़े, याद तो होती ही है। बात करते हैं अगले प्राचीन कालीन कवि, प्राचीन कालीन साहित्यकार जिनका नाम था बाण भट्ट। बाण भट्ट, यह बाण भट्ट का जन्म हुआ था प्रतिकूल ग्राम में। प्रतिकूल ग्राम में जन्म सोन नदी के किनारे प्रतिकूल गांव में, प्रतिकूल ग्राम में हुआ था। तो जन्म तो अभी तक आया नहीं पेपर में, लेकिन सोन नदी के किनारे इंपॉर्टेंट है ना। ये राजा हर्षवर्धन के दरबार में कवि थे। एक राजा हुए थे कन्नौज के शासक राजा हर्षवर्धन, सम्राट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। तो ये पूछा जाता है किसके साथ थे करके, किनके समकालीन थे, किनके दरबार में थे। तो कन्नौज के शासक राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। क्या नाम था इनका, बाण भट्ट। इन्हें साहित्यिक वनाचल केसरी भी कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। इन्हें साहित्यिक वनाचल केसरी भी कहा जाता है, कभी पूछा गया तो। इन्हें साहित्यिक वनाचल केसरी भी कहा जाता है बाण भट्ट को। इनकी रचना देखते हैं, एक है हर्ष चरित्र। तो राजा हर्षवर्धन के दरबार में थे ये, तो उन्हीं के नाम पे एक का नाम रखे इन्हें हर्ष चरित्र। राजा हर्षवर्धन का चरित्र लिखा गया है इसमें, हर्ष चरित्र। उसके बाद बात करेंगे कादंबरी की। बाण भट्ट की रचना डायरेक्ट आती है पेपर में। ये जो कादंबरी है, ये कथा के अंदर कथा लिखी गई है इसमें। यह ऐसी रचना है, इसके कथा उसके अंदर फिर एक कथा। तो कथा के अंदर कथा किसमें करके पूछा जा सकता है, बाण भट्ट में, ये सॉरी कादंबरी में। अगला है पार्वती परिणय। ये डायरेक्ट आती किसकी है, ये बाण भट्ट की है, पार्वती परिणय। चंडी शतक, चंडी का शतक या चंडी शतक, ये भी किसकी है फ्रेंड्स, बाण भट्ट की है। याद रखना है, ट्रिक से रखो याद, कैसे भी रखो। मुकुट तड़िदिक लिखा है यहां पे, लेकिन क्या है ये, मुकुट, मुकुट चरित्र भी लिखा है कई जगह, मुकुट तड़ित भी लिखा है। तो ये क्या बोल सकते हैं इसको, मुकुट चरित्र या मुकुट ताड़ित। तो याद रख सकते हैं आप, जैसा ही पूछा जाए। थोड़ा सा गलत छप गया है, मुकुट तड़ित है ये, याद रखना है, मुकुट तड़ित। तो इतनी रचना इंपॉर्टेंट है इनकी, हर्ष चरित्र, कादंबरी, पार्वती परिणय, चंडिका शतक और मुकुट तड़ित। तो याद रख लो, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कौन सी किसकी है। क्वेश्चन ऐसा भी बने कई बार, इनमें से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है, बाण भट्ट की नहीं है या है, ऐसा पूछ लेता है। तो सब याद रखना है। बाण भट्ट से समझ में आ गया आपको। बात करते हैं भर्तृहरि की। भर्तृहरि, तो भर्तृहरि कौन थे, ये राजा विक्रमादित्य जो थे, उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के बड़े भाई थे, यानी ज्येष्ठ भ्राता थे। याद रखना है, पूछा जाता रहता है। राजा विक्रमादित्य के बड़े भाई यानी ज्येष्ठ भ्राता थे भर्तृहरि। इनका भी जन्म हुआ था उज्जैन में ही। तो याद रखना है, भर्तृहरि का जन्म कहां हुआ था, उज्जैन में ही। इनकी देखते हैं कौन सी इंपॉर्टेंट है।
इनकी बता रहा हूं मैं आपको, यहां गलत छप गया है, ये यहां से यहां तक ये वाली इनकी नहीं है, ये इसमें गलत छपा है, तो बता रहा हूं कौन सी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले याद रखें, सबसे ज्यादा पूछी जाती है इनकी श्रृंगार शतक। श्रृंगार शतक, 3 शतक मारे थे ऐसा याद रखना, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक और नीति शतक। नीति शतक, ये 3 रचना है भर्तृहरि की। श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक और नीति शतक। ये जो नीति शतक है इसमें धन अहंकार की निंदा की गई है। नीति शतक जो है इसमें धन आने के बाद जो अहंकार आता है उसकी निंदा की गई है नीति शतक में। तो 3 याद रखना है भर्तृहरि की, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक, नीति शतक। इसके अलावा 1-2 और बता रहा हूं मैं आपको। इसके अलावा एक है सतकाय। सतकाय पूछी जाती है, किसकी है? भर्तृहरि की। प्रसिद्ध रचना सतकाय, याद रखना ये नाम, किसकी है? भर्तृहरि की। इसके बाद एक है धातु शब्द समीक्षा, यहां लिखा हुआ है धातु शब्द समीक्षा, याद रखना ये धातु शब्द समीक्षा। तो फ्रेंड्स ये पूरी इसी की है, ये पूरी इसी की रचना, गलत बता दिया था मैंने। हाँ तो देखिए, धातु शब्द समीक्षा प्रसिद्ध रचना है किसकी? बाण्य भट्ट की। सॉरी, धातु शब्द समीक्षा भर्तृहरि की रचना है। उसके बाद है वाक्य पदीय, ये इंपॉर्टेंट है, वाक्य पदीय। इस रचना को त्रिकांटी भी कहा जाता है, याद रखना है, त्रिकांटी भी कहा जाता है वाक्य पदीय को। तो इतनी रचना थी, फिर से एक बार देख लेते हैं। देखिए, एक पूछा जाए काव्य पदीय, व्याकरण ग्रंथ है ये, तो याद रखना है काव्य पदीय किसकी है? पूछेगा भर्तृहरि की। महाभाष्य दीपिका, महाभाष्य दीपिका किसकी है? भर्तृहरि की। वाक्य पदीय किसकी है? भर्तृहरि की। वाक्य दीय टीका, एक टीका लिखे इनने वाक्य दी नाम का, वाक्य दीय टीका। सुभाषित, ये किसकी है भैया? भर्तृहरि की है, याद रख लो। उसके बाद आएगा सीमांसा भाष्य, ये भी किसकी है? भर्तृहरि की है। वेदांत सूत्र पूछी जाती है, किसकी है? भर्तृहरि की रचना है। उसके बाद है व्रति शब्द धातु समीक्षा। व्रति शब्द धातु समीक्षा किसकी है? तो ये भी भर्तृहरि की है। तो यहां पे एक्स्ट्रा कुछ भी लिखा हुआ है ये, तो इनको याद रखना है। जिसमें सबसे ज्यादा जो पूछी जाती है मैं आपको बता देता हूं बोल के। भर्तृहरि की प्रसिद्ध रचनाओं में सबसे ज्यादा पूछी जाती है श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक, नीति शतक और सतकाय धातु समीक्षा, शब्द धातु समीक्षा। ये 3-4 पूछी जाती है सबसे ज्यादा। श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक, नीति शतक, सतकाय, शब्द धातु समीक्षा, ये 4 रचनाएं पूछी जाती है। 4 को याद भी रख सकते हो, चलेगा। अब बात करते हैं अगले कवि, जिनका नाम है भवभूति। ये भवभूति भी याद रखना, ये भी प्राचीन कालीन साहित्यकार है। ये भर्तृहरि भी प्राचीन कालीन थे। अब बात करते हैं फ्रेंड्स किसकी? भवभूति की। भवभूति का जन्म भी हुआ था उज्जैन में। ये गलत लिख रखा है यहां पे, उज्जैन में हुआ था, याद रखना है। इनका वास्तविक नाम श्रीकंठ था। श्रीकंठ था। श्रीकंठ था, याद रखो। भवभूति जो थे ये यशोवर्मन, एक राजा रहे हैं यशोवर्मन शासक के दरबारी कवि थे। ये आते रहता है पेपर में। यशोवर्मन शासक के दरबारी कवि थे कौन? भवभूति। जन्म हुआ था उज्जैन में। अब बात करते हैं इनकी रचना कौन सी इंपॉर्टेंट है। तो एक है मालती माधव, इंपॉर्टेंट है। मालती माधव किसकी? डायरेक्ट पूछी जाएगी, किसकी है? भवभूति की।
उसके बाद है उत्तर रामचरित्र, ये भी किसकी है? भवभूति की। महावीर, भगवान महावीर का चरित्र लिखे इन्होंने, तो उन्हें भी कहा गया है, यानी वो भी किसकी रचना है? भवभूति की। तो इनकी तीन ही रचना इंपॉर्टेंट है, महावीर चरित्र, उत्तर रामचरित्र और मालती माधव। ये जो बाकी लिखी हुई है यहां पे, ये दूसरे की है, यहां पे छप गया है गलत, है ना, ये बता रहा हूं मैं आपको। भवभूति की तीन इंपॉर्टेंट है, महावीर चरित्र, उत्तर रामचरित्र, मालती माधव। और भवभूति को भारत का मिल्टन कहते थे, मिल्टन। भवभूति को भारत का मिल्टन कहा जाता है, डायरेक्ट पूछा जाता है, याद रखना है आपको। भवभूति, भारत का मिल्टन कहा जाता है भवभूति को। तीन रचना बताया मैंने, महावीर चरित्र, उत्तर रामचरित्र और मालती माधव। वास्तविक नाम श्रीकंठ था, यशोवर्मन शासक के दरबारी कवि थे। खत्म यहां से। अब बात करते हैं अगले कवि। देखो यहां से चालू हो गया, केशव दास से हो गया मध्यकालीन साहित्यकार शुरू, है ना। तो मध्यकालीन साहित्यकार रहे हैं केशव दास, इनके बारे में देखते हैं। अब ये जो बची हुई है इनको अभी रख दो, मैं बता रहा हूं, ये केशव दास की रचना है, यहां गलत छप गया है। तो केशव दास की बात करते हैं। केशव दास का जन्म हुआ था ओरछा में। ओरछा वर्तमान मध्य प्रदेश का जिला जो है टीकमगढ़ में था पहले, अब निवाड़ी में चले गया है ओरछा। तो ओरछा में हुआ था, याद रखना है। किसका? केशव दास का जन्म कब हुआ था, यह भी आ सकता है पेपर में। ईस्वी, ईस्वी। केशव दास को कठिन काव्य के प्रेत कहा जाता है, यह भी पूछा जाता है। केशव दास को कठिन काव्य के प्रेत कहा जाता है। हिंदी कविता की रीति और अवधि के पहले कवि के रूप में जाना जाता है। हिंदी कविता की रीति और अवधि भाषा में लिखते थे, अवधि के पहली कवि के रूप में जाना जाता है। इन्हें रीति काव्य का प्रवर्तक भी कहा जाता है, यह भी पूछा जाता है। इन्हें रीति काव्य का प्रवर्तक भी कहा जाता है। ये ऐसी क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार। तो समझ में आ गया। अब इनकी रचनाएं की बात कर लेते हैं अपन। तो इनकी रचना है एक, तो केशव दास की रचना देखिए, रतन भवानी। ये डायरेक्ट पूछा जाता है किसकी है? केशव दास की है। वीर सिंह चरित्र, ये भी केशव दास ने लिख रखा है। जहांगीर जस चंद्रिका, ये भी इंपॉर्टेंट है, केशव दास की है, ये भी याद रखना है। केशव दास की कौन सी? रतन भवानी, वीर सिंह चरित्र, जहांगीर जस चंद्रिका। और उसके अलावा है ये एक रामचंद्रिका, ये भी किसकी है? केशव दास की। रसिक प्रिया, रसिक प्रिया, ये भी किसकी है? रसिक प्रिया। इसमें इंद्रजीत की प्रेरणा से लिखी गई है, इंद्रजीत की प्रेरणा लिखी गई है इसमें। तो रसिक प्रिय ये भी पूछी जाती, केशव दास की है। कवि प्रिया इंपॉर्टेंट है, किसकी है? केशव दास की है। विज्ञान गीता तो आती ही रहती है पेपर में। विज्ञान गीता किसकी है? केशव दास की है, याद रखना है। बारह मासा, ये किसकी है? केशव दास। रामचंद्रिका बता दिया, वह छंदमाला आदि, ये सब केशव दास की रचनाएं हैं फ्रेंड्स, ये पूरी याद रखना है। फिर से बोल के बता देता हूं मैं। केशव दास का जन्म हुआ था उज्जैन में 15 में, यानी 1555 में ईस्वी में। इन्हें कठिन काव्य के प्रेत कहा जाता है। इन्हें हिंदी कविता की रीति अवधि के पहले कवि के रूप में जाना जाता है। रीति काव्य का प्रवर्तक भी माना जाता है। इनकी रचनाएं हैं रामचंद्रिका, जहांगीर जस चंद्रिका, विज्ञान गीता, रतन भवानी, रसिका प्रिय और छंदमाला, कवि प्रिय, और एक नख सिख भी है इनकी। एक नख सिख है, यहां नहीं लिखी है, नख सिख। ये इतनी इंपॉर्टेंट है, इसके बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन, याद रखना इतनी। तो केशव दास से समझ में आ गया, मध्यकालीन साहित्यकार रहे हैं केशव दास। आगे चलते हैं, बात करते हैं पद्माकर भट्ट की। पद्माकर भट्ट ये भी मध्यकालीन साहित्यकार रहे हैं, पद्माकर भट्ट। तो इनके बारे में देखिए। तो पद्माकर भट्ट से याद रखना है, जन्म कहां हुआ था? उज्जैन में। इन्हें रीतिकाल के ब्रज भाषा में लिखते थे। ये रीतिकालीन कवि भी कहते थे इनको रीतिकालीन कवि, रीतिकाल के ब्रज भाषा के कवि थे ये एक प्रकार के। और सागर में हुआ था जन्म। इनकी रचनाएं हैं गंगा लहरी, यमुना लहरी, प्रबोध पचासा,
अली जहां प्रकाश, राग रसायन, प्रबोध चंद्र उदय। तो यहां देखिए एक पदम भरण लिखे किन्ने, पद्माकर ने, खुद के नाम पे रखे पदम भरण। तो पदम भरण पूछी जाएगी तो लगाना है सीधे पद्माकर भट्ट जी के ने लिखी है रचना है उनकी। अली जहां प्रकाश किसकी है, अली जहां प्रकाश ये पद्माकर भट्ट की है, ये भी डायरेक्ट आती है अली जहां प्रकाश। प्रबोध पचासा, प्रबोध पचासा ये भी पूछी जाती है। गंगा लहरी और एक और है यमुना लहरी, ये दोनों लहरी लिखे हैं भट्ट जी ने, पद्माकर जी ने। राम रसायन पद्माकर भट्ट की रचना है। ईश्वर पच्चीसी पद्माकर भट्ट की रचना है। जगत विनोद पूछी जाती है, जगत विनोद पूछी जाती है। और हिम्मत बहादुर विरुदावली ये भी पद्माकर भट्ट की रचना है। हिम्मत बहादुर विरुदावली पद्माकर भट्ट की है। ये वाली यहां से एक याद आ रहा है, ये अलीजहा प्रकाश जो है ये किसके दरबार में लिखे थे इनने, दौलत राव सिंधिया के दरबार में जब कवि थे ये तो वहां लिखे थे। ये 2-3 राजाओं के दरबार में रहे हैं, एक प्रताप सिंह के दरबार में भी रहे हैं, एक जगत सिंह के दरबार में भी रहे हैं, दौलत राव सिंधिया के दरबार में रहे हैं। तो कभी पूछा तो तीनों राजाओं के दरबार में रहे, सभी आंसर टिक करना है। पद्माकर भट्ट की एक और है इंपॉर्टेंट याद आ रही है जो सबसे ज्यादा पूछी जाती है, हितोपदेश। हितोपदेश, हितोपदेश याद रखना है, क्या नाम है, हितोपदेश पद्माकर भट्ट की है, पूछी जाती है, ये याद रखना है। तो समझ में आ गया आपको। रीतिकालीन कवि थे गंगा लहरी, यमुना लहरी, प्रबोध बचासा, हितोपदेश, अली जहां प्रकाश, राम रसायन और प्रबोध चंद्र उदय। तो इतनी रचनाएं पद्माकर भट्ट की। आगे चलते हैं अब नेक्स्ट मध्यकालीन साहित्यकार जिनका नाम है भूषण। भूषण, इनका वास्तविक नाम था घनश्याम, घनश्याम, ये भी पूछा जाता है। वीर रस के कवि भूषण ब्रज भाषा में अपने काव्य की रचना करते थे। वीर रस के कवि भूषण ब्रज भाषा में अपने काव्य की रचना करते थे, याद रखना, ब्रज भाषा में लिखते थे। इनकी रचनाएं देखते हैं। इनकी रचना है शिवा भवानी, सबसे ज्यादा पूछी जाती है शिवा भवानी। शिवराज भूषण सबसे ज्यादा पूछी जाती है, इन्हीं ने लिखे हैं। छात्रसाल, राजा छात्रसाल दशक भूषण ने लिखी है। तो ये समझ में आया, शिवा भवानी, शिवराज भूषण, छात्रसाल दशक। इसके अलावा भी और कुछ कुछ है। रीतिकालीन कवि थे, एक रीतिकाल के कवि हैं, रीतिकाल में लिखते थे। शिवराज भूषण, छात्रसाल दशक, शिवा भवानी, भूषण उल्लास और भूषण हजारा, ये भी इनकी है। भूषण उल्लास और भूषण हजारा और दूषण उल्लास, 3 है, इतनी है। समझ में आ गई जो छुट्टी है यहां पे। शिवराज भूषण छात्रसाल दशक, शिवा भवानी, भूषण उल्लास, भूषण हजारा, दुष्यंत उल्लास, इतनी है भूषण की। वास्तविक नाम क्या था, घनश्याम। जन्म कहां हुआ याद रखना है, ओरछा के हैं ये। तो भूषण की याद रख लो, शिवराज भूषण, छात्रसाल दशक, शिवा भवानी, भूषण उल्लास, भूषण हजारा और भूषण उल्लास, दूषण उल्लास, जो मैंने बताया। इतनी रचना है जिसमें शिवा भवानी, शिवराज भूषण, छात्रसाल दशक इंपॉर्टेंट है। तो ये कवि जो थे ये मध्यकालीन साहित्यकार थे। केशवदास, भूषण, पद्माकर भट्ट, 1-2 और है ईसूरी, ये भी कौन से हैं, मध्यकालीन साहित्यकार रहे ईसूरी। बुंदेलखंड के लोकप्रिय कवि थे ईसूरी, बुंदेलखंड के लोकप्रिय कवि थे ईसूरी। बुंदेलखंड का जयदेव भी कहा जाता था ईसूरी की। ईसूरी की फागे आपने सुना होगा, तो इन्होंने क्या लिखे हैं, ईसूरी की फागे, जो बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रसिद्ध है। ईसूरी की फागे किसने लिखे, ईसूरी की फागे ने। और 1-2 कवि हैं जगनिक, ये जगनिक भी
बुंदेलखंड के थे। इन्होंने आला गायन, आला गायन इन्होंने ही लिखे। इनकी रचना है आला गायन, आला गायन, गायन, आला गायन, समझ गए आप, आला गायन। और आला खंड भी इन्होंने ही लिखे जगनिक ने, आला खंड, आला खंड भी इन्होंने लिखे जगनिक ने। और आला खंड से एक क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी, आला खंड की पांडुलिपियों, आला खंड की पांडुलिपियों तैयार करने वाले अंग्रेज व्यक्ति थे जॉर्ज इलियट। अंग्रेज व्यक्ति का नाम क्या है? इलियट, जॉर्ज इलियट। आला खंड की पांडुलिपियों तैयार करने वाले अंग्रेज व्यक्ति थे जॉर्ज इलियट। तो नाम याद रखना है ये। आला खंड भी जगनिक ने लिखे। एक बिहारी भी नाम है, एक नाम सुने होंगे बिहारी। इनका जन्म हुआ था ग्वालियर में। ये इनकी पुस्तक का नाम पूछा जाता है। एक बिहारी की पुस्तक का नाम है सतसाई। सतसाई नामक पुस्तक किसने लिखी है करके आएगा, बिहारी ने। ये भी बुंदेलखंड के थे। और ये सब जो नाम बताया मैंने, ईसूरी, बिहारी, जगनिक, केशवदास, भूषण और पद्माकर भट्ट, ये मध्यकालीन साहित्यकार थे। प्राचीन काल के कौन से थे आपको समझ में आ गया ना। प्राचीन कालीन साहित्यकार कालिदास हो गया, भर्तृहरि, बाण भट्ट, भवभूति, ये सब प्राचीन कालीन थे और ये मध्यकालीन। अब यहां से बात आती है आधुनिक साहित्यकार की। तो आधुनिक साहित्यकार में सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम पंडित माखनलाल चतुर्वेदी। तो बात करते हैं आधुनिक साहित्यकार पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी की। भारत के ख्याति प्राप्त कवि, लेखक और पत्रकार थे ये। भारत के ख्याति प्राप्त कवि, लेखक और पत्रकार थे। इनका जन्म हुआ था 4 अप्रैल 1889 को होशंगाबाद के बबई, जगह का नाम है बबई, होशंगाबाद के बबई में। इन्हें एक भारतीय आत्मा के रूप में जाना जाता है या कहा जाता है। इन्हें एक भारतीय आत्मा के रूप में कहा जाता है। तो पत्रकार थे ये। तो इन्होंने कर्मवीर, प्रताप और प्रभा के भी है, याद रखना है ना, प्रभा के भी हैं। प्रभा जो है हरिशंकर परसाई जी का भी है और इनका भी है। तो कर्मवीर, प्रताप और प्रभा समाचार पत्रों के संपादक थे। कर्मवीर, प्रताप और प्रभा समाचार पत्रों के संपादक थे। इनकी रचनाएं बहुत सारी है, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे हम गद्य शैली की रचनाएं। गद्य शैली में लिखे इन्होंने और पद्य शैली में लिखे। तो गद्य शैली की रचनाएं की बात करेंगे जो यहां नहीं दी हुई है। तो गद्य शैली की रचनाएं इनकी मैं बोलते जा रहा हूं, सुनते जाइए आप। कौन सी है? साहित्य का देवता। साहित्य का देवता गद्य शैली की कृति है, पूछा जाते रहता है। साहित्य का देवता गद्य शैली की कृति है, पूछी जाती है। उसके बाद दूसरी है कृष्णा अर्जुन युद्ध। गद्य शैली की बता रहा हूं मैं अभी। कृष्णा अर्जुन युद्ध नाटक है एक प्रकार का ये। समय के पांव होते हैं वैसे तो समय के पांव, आगे बढ़ता है समय के पांव किसकी है? गद्य शैली की रचना है माखनलाल चतुर्वेदी जी की। अमीर इरादे एक रचना है और एक गरीब इरादे, ये भी गद्य शैली की है। उसके बाद है कैसा छंद बना देती है। कैसा छंद बना देती है, क्या बोलेंगे इसको? कैसा छंद बना देती है, गद्य शैली की रचना है। उसके बाद है अमर राष्ट्र भी है इंपॉर्टेंट एक, अमर राष्ट्र। बरसाती बिछारों वाली, बरसाती बौछारों वाली। तो ये गद्य शैली की रचना है। कितनी? 8 का नाम बताया हूं मैंने अभी यहां पे। साहित्य का देवता, कृष्ण अर्जुन युद्ध नाटक है, समय के पांव, अमीर इरादे, गरीब इरादे, अमर राष्ट्र, बरसाती बौछारों वाली और कैसा छंद बना देती है। तो ये सब रचना जो मैंने बताया गद्य शैली की रचना, याद रखना है। अब बात करते हैं पद्य शैली की रचनाएं। पद्य शैली की रचना या कृति बोलेंगे, पद्य शैली की कृति है ना। अब पद्य शैली की बात करेंगे तो एक है हीम की रीठनी देखो यहां लिख रखा है। हीम की रीठनी जो है पद्य शैली की है, किसकी है? पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी की है। हिम तरंगिणी इंपॉर्टेंट है। हिम तरंगिणी, हिम की रीठनी, हिम तरंगिणी। माता इंपॉर्टेंट है। समर्पण किसकी है? माखनलाल चतुर्वेदी जी की है, पद्य शैली की कृति है। युग चरण इंपॉर्टेंट है, आते रहती है। पुष्प की अभिलाषा तो पूछेंगे, पुष्प की अभिलाषा किसकी है?
पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी की है, पुष्प की अभिलाषा। वेणु लो गुंजे धरा, ये भी इंपॉर्टेंट है। वेणु लो गुंजे धरा, ये भी है किसकी? माखनलाल चतुर्वेदी जी की। तो हिम की रीठनी, हिम तरंगिणी, माता, समर्पण, युगचरण, पुष्प की अभिलाषा, वेणु लो गुंजे धरा, और एक कौन सी छूट रही है यहां पे? मरण ज्वार, मरण ज्वार भी है इनकी, ज्वार। और हिम की रीठनी हो गया, हिम तरंगिणी, युग चरण, समर्पण, माता, वेणु लो गुंजे धरा। एक और है बिजुरी, कजल, अजराही, अजराही, बिजुरी, कजल, अजराही। तो ये भी 8 है, तो याद रखना है, बिजुली, बिजुरी, कजल, अजराही। तो ये इतनी है इंपॉर्टेंट इनकी, कैसे छंद बना देती है, सब हो गया। रंगों की बोली इंपॉर्टेंट है, एक रंगों की बोली। रंगों की बोली इनकी है। तो इतनी रचना है फ्रेंड्स इनकी। अब देखो इनकी कोई विशेषता है तो बता देता हूं मैं, जो परीक्षा में पूछी जा सकती है। तो सबसे पहले बात करेंगे पुष्प की अभिलाषा की। ये पुष्प की अभिलाषा पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी ने बिलासपुर जेल में लिखी थी। जब बिलासपुर में इनको जेल हो गई थी तो बिलासपुर जेल में लिखी थी। तो क्या हुआ था, ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ इन्होंने जबरदस्त भाषण दिया था। फिर वो जबलपुर चले गए, जबलपुर में इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था और बिलासपुर जेल में रखा गया था। तो जब बिलासपुर जेल में थे, जब इन्होंने वहां पे पुष्प की अभिलाषा रचना की थी। तो याद रखना है, पुष्प की अभिलाषा कभी पूछी जा सकती है। किसकी है? माखनलाल चतुर्वेदी जी की। कहां पे की थी? जबलपुर जेल में। अब बात करते हैं हिम की रीठनी। हिम की रीठनी जो है, इनके 1943 में इन्हें देव पुरस्कार दिया गया था। इसके लिए याद रखना, कभी पूछा जा सकता है। हिम की रीठनी के लिए 1943 में इन्हें देव पुरस्कार दिया गया था। हिम तरंगिणी, हिम तरंगिणी के लिए इन्हें 1955 में साहित्यिक अकादमी पुरस्कार मिला है। तो कभी पूछा जा सकता है, कब मिला है? 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार हिम तरंगिणी के लिए मिला है, ये याद रखना है। और 1963 में इन्हें पद्म विभूषण मिला है। पद्म विभूषण, पद्म विभूषण नहीं है, पद्म भूषण मिला था, गलत हो गया। तो 1963 में पद्म भूषण मिला है, पद्म भूषण मिला है, विभूषण नहीं, भूषण, पद्म भूषण मिला था, पद्म भूषण मिला है। 63 आ सकता है। पद्म भूषण के बारे में जानते होंगे आप, जानते होंगे भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है भारत रत्न, दूसरे नंबर का पद्म विभूषण, तीसरे नंबर का पद्म भूषण, चौथे नंबर का पद्मश्री। ये तो आपको पता ही होगा। तो आपको समझ में आ गया। तो इनसे क्या क्या क्वेश्चन समझ में आया, जो मैंने बताया सब याद रखना है। जन्म याद रखें, कहाँ हुआ था, भारतीय आत्मा कहे जाते हैं। एक भारतीय आत्मा, कर्मवीर, प्रताप और प्रभा समाचार पत्र के संपादक थे। गद्य शैली की रचना बताया था पहले शुरू में, और पद्य शैली की बताया। तो इनसे इतना ही। तो बात करते हैं अब फ्रेंड्स, नेक्स्ट आगे चलते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म हुआ था निहालपुर इलाहाबाद यूपी में। तो जबलपुर आई थी, शादी होके आई थी, शादी हुई थी उनकी जबलपुर से। तो जन्म हुआ था निहालपुर यूपी इलाहाबाद में। इनकी कर्मस्थली पूछा जाएगा कभी, कर्मस्थली कौन सी थी जहां पे ज्यादा कर्म करी इन्होंने? तो जबलपुर थी इनकी कर्मस्थली। जन्म हुआ था निहालपुर यूपी में। तो कोई दिक्कत? अब कोई दिक्कत नहीं है। इनकी रचना है त्रिधारा, मुकुल, ये काव्य संग्रह है। बिखरे मोती तो पूछी जाता है। उन्मादिनी एक कहानी है, उन्मादिनी। सभा का खेल, जो सभा है उसका खेल चलता है, सभा का खेल इनने लिखे। सीधे सीधे चित्र बाल साहित्य है। ये सीधे सीधे चित्र पूछा जा सकता है, क्या है? बाल साहित्य है। किसने लिखा है? ये भी याद रखना है। तो अब बताता हूं मैं इनकी और कौन सी रचना है जो परीक्षा में आती है।
तो इनसे याद रख लो, इनका जन्म हुआ था निहालपुर, कर्मस्थली जबलपुर। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई इनकी रचना है एक इंपॉर्टेंट वाली, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। उसके बाद एक और है त्रिधारा, तो त्रिधारा बता दिया मैंने। त्रिधारा के बाद है एक मुकुल, तो मुकुल भी यहां लिख रखी है क्या? नहीं है, तो मुकुल इनकी है। उसके बाद वीरों का कैसा होगा बसंत, जो हमारे वीर जवान होते हैं, सैनिक होते हैं, वीरों का कैसा होगा बसंत, वीरों का कैसा होगा बसंत इनने लिखी है, याद रखना है कैसा होगा बसंत, वीरों का कैसा होगा बसंत। जलियांवाला बाग में हत्याकांड, जो पंजाब में अमृतसर में जलियांवाला बाग हुआ था, हत्याकांड हुआ था, तो उसी के ऊपर एक इनने रचना इनकी जिसका नाम है जलियांवाला बाग में बसंत, सुभद्रा कुमारी चौहान की है। सीधे सीधे चित्र, सीधे सीधे चित्र ये लिखा है, बाल साहित्य है ये, सीधे सीधे चित्र। सभा का खेल, सभा का खेल या सभा के खेल ये। उसके बाद है एक बिखरे मोती लिखी है यहां पे, कोई दिक्कत नहीं है। उन्मादिनी लिखी है, कोई दिक्कत नहीं है। और एक है राखी की चुनौती, इंपॉर्टेंट है, राखी की चुनौती। चुनौती, राखी की चुनौती किसकी है ये भी सुभद्रा कुमारी चौहान की। तो इतनी याद रखना, इतनी इंपॉर्टेंट है इनकी, जो परीक्षा में आते रहती है। त्रिधारा हो गया, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, मुकुल, वीरों का कैसा होगा बसंत, जलियांवाला बाग में बसंत, सीधे सीधे चित्र, सभा के खेल, राखी की चुनौती, बिखरे मोती और उन्मादिनी। खत्म, इनसे इतना ही है, इनसे और इतने क्वेश्चन आए हैं अभी तक। अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं आधुनिक साहित्यकार का नाम, जिनका नाम है गजानन माधव मुक्तिबोध। इन्हें मुक्तिबोध भी कहा जाता था, इसलिए इनका नाम था गजानन माधव मुक्तिबोध। तो मुक्तिबोध इन्हें कहा जाता था, याद रखना है। इनका जन्म हुआ था श्योपुर में, मध्य प्रदेश का जिला है श्योपुर में, चंबल संभाग के अंतर्गत आता है, तो श्योपुर जिले में। तो ये 1917 में हुआ था, ये सन आ सकता है 1917 में, 1917 में हुआ था, याद रखना है। इनकी एक है इंपॉर्टेंट, जो परीक्षा में आ चुकी है, ब्रह्म राक्षस, ये पूछी जाती है। ब्रह्म राक्षस किसकी है? ब्रह्म राक्षस किसकी है? ये गजानन माधव मुक्तिबोध की, याद रख लो इसको, ब्रह्म राक्षस गजानन माधव मुक्तिबोध की, है ना। उसके बाद है इनकी एक रचना जो सबसे ज्यादा पूछी जाती है, कामायनी। कामायनी एक पुनर्विचार, कामायनी एक पुनर्विचार, एक पुनर्विचार लगा हुआ है यहां पे, ये याद रखना है। तो कामायनी एक पुनर्विचार पूछेगा तो गजानन माधव मुक्तिबोध की है, लेकिन सिर्फ कामायनी नाम की एक रचना है, सिर्फ कामायनी लिखा हुआ है, कामायनी। ये कामायनी है जयशंकर प्रसाद की, है ना, जयशंकर प्रसाद की, तो कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद आगे चलते हैं। दिनकर की उर्वशी इंपॉर्टेंट है, किसकी करके आएगा? दिनकर की उर्वशी। नई कविता का आत्मसंघर्ष, तो देखिए नई कविता का आत्मसंघर्ष गजानन माधव मुक्तिबोध की है। नए साहित्यिक का सौंदर्य शास्त्र, नए साहित्यिक का सौंदर्य शास्त्र, ये भी पूछी जा सकती है। और समीक्षा की समस्या, ये भी किसकी है? गजानन माधव मुक्तिबोध की है। एक साहित्यिक डायरी, आलोचनात्मक ग्रंथ है एक प्रकार का, तो एक साहित्यिक डायरी डायरेक्ट आएगा किसकी है? गजानन माधव मुक्तिबोध जी की है। चांद का मुंह टेढ़ा है, चांद का मुंह टेढ़ा है, ये हर बार पूछी जाती है। चांद का मुंह टेढ़ा है किसकी रचना है? गजानन माधव मुक्तिबोध की है। भूरी भूरी खाक धूल, ये भी रचना है गजानन माधव मुक्तिबोध की। और चंबल की छाती, श्योपुर जिले में हुआ था जन्म इनका, चंबल घाटी से लगे हुए क्षेत्र है सब ये, तो चंबल नदी बहती है, तो चंबल की छाती, ये भी याद रखना है। खाट का सपना, ये कहानी संग्रह है एक प्रकार का, किसका है ये? गजानन माधव मुक्तिबोध का है। और विपात्र, एक उपन्यास लिखे हैं इन्होंने जिसका नाम है विपात्र, तो ये भी है गजानन माधव मुक्तिबोध जी की। 1917 में हुआ था, जन्म श्योपुर जिले में है, हुआ था मध्य प्रदेश के। ब्रह्म राक्षस इनकी रचना है। कामायनी एक पुनर्विचार इनकी है। चांद का मुंह टेढ़ा है एक साहित्य की डायरी। खाट का सपना इंपॉर्टेंट है। नए निबंध भी है एक, नए निबंध यहां लिखा है क्या? नहीं लिखा है। नए निबंध इंपॉर्टेंट है। नई कविता का आत्मसंघर्ष इंपॉर्टेंट है। भूरी भूरी खाक धूल और ब्रह्म राक्षस, जिसमें से यहां पे नए निबंध नहीं लिख रखा है,
तो याद हो जाएगा, याद रखना पड़ेगा जब ही बनेंगे पेपर में। कामायनी एक पुनर्विचार, दिनकर की उर्वशी इंपॉर्टेंट है, इनकी रचना है। कविता का आत्मसंघर्ष, नई कविता का आत्मसंघर्ष। नए साहित्यिक का सौंदर्य शास्त्र, समीक्षा की समस्या। एक साहित्य डायरी इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है सबसे ज्यादा। चांद का मुंह टेढ़ा भी आता है, भूरी भूरी कागदूल, बाकी सब आप याद रख सकते हैं। तो इनसे इतना ही। गजानंद माधव मुक्तिबोध जी से, आधुनिक साहित्यकार रहे हैं मध्य प्रदेश के, जन्म भी पूछा जाता है। अगला बात करेंगे हम बाल कृष्ण शर्मा, नाम था इनका। तो देखिए इनकी रचना, एक है कुमकुम, कुमकुम नाम की कविता लिखी है इनने, और इसके अलावा एक है और है प्रकीर्ण, प्रकीर्ण ये भी एक दो है, दो रचना, दो कविता है इनकी, एक है कुमकुम और एक है प्रकीर्ण, याद रखना है। इसके बाद है एक अपलक, अपलक, अपलक नाम की एक रचना है इनकी, अपलक। और एक हम विस्पाई, विस्पाई जन्म के, हम विस्पाई जन्म के और अपलक, ये दो रचनाएं हैं इनकी इंपॉर्टेंट। हम विस्पाई जन्म के शेष भाग, ऐसा कहा गया है इसे, हम विस्पाई जन्म के शेष भाग, पूरा नाम है इसका, हम विस्पाई जन्म के शेष भाग। और अपलक, ये दोनों क्या है, रचनाएं हैं। और ये कुमकुम क्या थी, कविता थी एक, है ना, याद रखना है। रश्मि रेखा इंपॉर्टेंट है, इनकी पुस्तक का नाम है, तो आता ही है पेपर में। बाल कृष्ण शर्मा नवीन जी की पुस्तक का नाम है रश्मि रेखा, ये पूछी जाती है, याद रखना है। और उसके बाद है उर्मिला, उर्मिला, उर्मिला नाम का इन्होंने महाकाव्य लिखे हैं, एक महाकाव्य लिखे हैं उर्मिला नाम का। और प्राणपण नाम का खंडकाव्य लिखे हैं, खंड काव्य, है ना, तो याद रखना है। उसके बाद है खत्म, इतनी तो है। तो कुमकुम हो गया, अपलक, रश्मि रेखा, उर्मिला, प्राणपण, हम विस्पाई जन्म के, तो इतनी है इनकी। इनका जन्म हुआ था शाजापुर में, और इन्हीं की स्मृति में शाजापुर में बाल कृष्ण शर्मा नवीन स्मृति समारोह का भी आयोजन होता है। तो समझ में आ गया फ्रेंड्स, बालकृष्ण शर्मा नवीन, जन्म हुआ शाजापुर में, पुस्तक का नाम है रश्मि रेखा, इन्होंने एक महाकाव्य लिखे जिसका नाम है उर्मिला, खंडकाव्य है प्राणपण, दो कविताएं हैं इनकी कुमकुम और प्रकीर्ण, और रचनाएं दो है, हम विस्पाई जन्म के शेष भाग और अपलक, याद रखना है। अपलक के अलावा एक और रचना इनकी क्वासी, क्वासी भी है इनकी, क्वासी, तो याद रखना है। आगे चलते हैं अब भवानी प्रसाद मिश्र। भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म हुआ था होशंगाबाद में, जन्म भी पूछे जाते हैं, कब हुआ था, 1914 में, ये 14 याद रखना है, 1914। इनकी रचना है सबसे इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज्यादा पूछी जाती है, गीत फरोश, ये विशेष व्याख्या मिली थी इनकी, क्वेश्चन आ सकता है। भवानी प्रसाद मिश्र को कौन सी रचना से विशेष व्याख्या मिली थी, प्रसिद्धि मिली थी, सबसे ज्यादा फेमस कौन सी रचना थी इनकी, जिनके वजह से, कौन सी रचना से सबसे ज्यादा फेमस हुए थे, तो गीत फरोश से, है ना। गीत फरोश से कंपैरिजन नहीं करना है, एक गीत फरोश, गीता रहस्य करके भी एक रचना है, गीता रहस्य, ये गीता रहस्य रचना जो है, ये बाल गंगाधर तिलक ने मंडला जेल में लिखी थी, बाल गंगाधर तिलक ने मंडला जेल में लिखी थी गीता रहस्य। और ये क्या है, गीत फरोश किसकी है, भवानी प्रसाद मिश्र की। चकित है दुख इनकी है, भवानी प्रसाद मिश्र की। अंधेरी कविताएं इनकी है, अंधेरी कविताएं किसकी है, इनकी है, अंधेरी कविताएं। बुनी हुई रस्सी बुनी हुई रहती है, बुनी हुई रस्सी इनकी है, भवानी प्रसाद मिश्र की। और खुशबू के शिलालेख इनकी है, खुशबू के शिलालेख, है ना, बिल्कुल याद रख लो, पूछा जाता है। इसके अलावा और एक दो रचना इनकी याद आ रही है, एक है गांधी पंचसती भवानी प्रसाद मिश्र की है। सतपुड़ा के घने जंगल इनकी है, सतपुड़ा के घने जंगल। गीत फरोश, चकित है दुख, बुनी हुई रस्सी, इतनी याद रख लो बस। सतपुड़ा के घने जंगल भी इनकी है, गांधी पंचसती भी इनकी है। और इन्होंने महिला आश्रम व कल्पना पत्रिका के संपादक रहे हैं, महिला आश्रम और कल्पना पत्रिकाओं के संपादक भी रहे हैं भवानी प्रसाद मिश्र जी। तो भवानी प्रसाद मिश्र जी की गीत फरोश इंपॉर्टेंट है, चकित है दुख, अंधेरी
कविताएं, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख। अब बात करते हैं हरिशंकर परसाई साहब जी की। हरिशंकर परसाई जी, इनका जन्म होशंगाबाद में हुआ था, मध्य प्रदेश का जिला होशंगाबाद में। होशंगाबाद के जामानी गांव में हुआ था, जमानी गांव, लेकिन वर्तमान में ये गांव जो है हरदा जिले में आता है। तो आप यहां से याद रखिए होशंगाबाद में हुआ था, है ना। तो वर्तमान में ये गांव हरदा जिले में आता है, इसलिए हरदा लिख रखा है, लेकिन आपको याद रखना है होशंगाबाद में हुआ था, होशंगाबाद पेपर में आएगा। तो हरिशंकर परसाई जी का जन्म हुआ था होशंगाबाद में। इनकी इंपॉर्टेंट है हंसते हैं रोते हैं, ये रचना है इनकी, हंसते हैं रोते हैं, याद रखना है बिल्कुल। हंसते हैं रोते हैं किसकी है? हरिशंकर परसाई साहब जी की। जैसे उनके दिन फिरे, जैसे उनके दिन फिरे, हर किसी के दिन फिरते हैं, इसलिए इनने एक ऐसी रचना करी, कहानी संग्रह बनाया, जिसका नाम क्या रखा था उनने टाइटल, जैसे उनके दिन फिरे। तो ये किसकी है? हरिशंकर परसाई जी की। तट की खोज, ये एक प्रकार का उपन्यास है इनका लिखा हुआ, हरिशंकर परसाई जी का। तट की खोज। तब की बात और थी, ये भी इनकी है, तब की बात और थी। देखिए पेपर में जब आता है तो कंफ्यूजन होता है, इसलिए आपको याद रखना पड़ेगा हरिशंकर परसाई जी की कौन सी है, भवानी प्रसाद मिश्र जी की कौन सी है, शरद जोशी की कौन सी है, ये सब आपको जानकारी होना। वहां पे आप अच्छे से पढ़ के नहीं जाएंगे तो कंफ्यूजन में रहते हैं, इसलिए तब की बात और थी किसकी है? हरिशंकर परसाई जी की। भूत के पांव पीछे, भूत के पांव पीछे होते हैं, आपने सुना होगा, तो वैसे ही एक नाम रखे थे इनने, इनकी रचना का नाम था भूत के पांव पीछे, हरिशंकर परसाई जी की। परछाई से याद रख सकते हैं आप, पासे परसाई पासे परछाई, भूत के पांव पीछे। सदाचार की ताबीज, ये भी किसकी है? सदाचार की ताबीज हरिशंकर परसाई जी की है। पगडंडियों का जमाना, ये भी हरिशंकर परसाई जी की रचना है। पगडंडियों का जमाना। शिकायत, शिकायत मुझे भी है, शिकायत जो है वो मेरे को भी है, यानी शिकायत मुझे भी है, ये है निबंध संग्रह लिखे हैं इन्होंने, निबंध संग्रह हरिशंकर परसाई जी का। वैष्णव, वैष्णव की फिसलन, वैष्णव की फिसलन, ये याद रखना है, ऐसा आ सकता है कभी, किसकी है? हरिशंकर परसाई जी की रचना है। अगला है तिरछी रेखाएं। तिरछी रेखाएं, देखाएं नहीं है, ये रेखाएं हैं। तिरछी रेखाएं किसकी है? हरिशंकर परसाई जी की रचना है। ठिठुरता, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, हरिशंकर परसाई जी की है, याद रखना है। विकलांग श्रद्धा का दौर, विकलांग श्रद्धा का दौर, व्यांग निबंध संग्रह, ये हरिशंकर परसाई जी ने लिखे हैं। तो इतनी है फ्रेंड्स, इनको सबको याद रखना है। देखो मैं एक बार और बोल बोल के बता दे रहा हूं। हरिशंकर परसाई जी, हरिशंकर परसाई जी ये आधुनिक साहित्यकार है मध्य प्रदेश के, इनका जन्म हुआ था होशंगाबाद में। एक इंपॉर्टेंट है, याद आ गई इनकी जो परीक्षा के हिसाब से है, ठिठुर, निठल्लो की डायरी, निठल्लो, निठल्लो की डायरी, डायरी, निठल्लो की डायरी इंपॉर्टेंट है, पूछी गई है एक बार व्यापम में। निठल्लो की डायरी, भूत के पांव पीछे, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर, सदाचार की ताबीज, हंसते हैं रोते हैं, शिकायत मुझे भी है, तब की बात और थी, रानी नागफनी की कहानी इंपॉर्टेंट है, एक और इनकी रचना, रानी नागफनी की कहानी इनकी है, याद रखना है। बेईमानी की परत भी इनकी है एक, क्या नाम है उसका? बेईमानी, बेईमानी की परत इनकी रचना है, याद रखना है। बेईमानी की परत। बुनी हुई रस्सी बता दिया मैंने, तो इतनी है फ्रेंड्स, इतनी है हरिशंकर परसाई जी की जो मैंने बताया। फिर से देख लो एक बार। निठल्लो की डायरी, भूत के पांव पीछे, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर, सदाचार की ताबीज, हंसते हैं रोते हैं, शिकायत मुझे भी है, तब की बात और थी, रानी नागफनी की कहानी, बेईमानी की रस्सी, पगडंडियों का जमाना, तट की खोज, इतनी है इंपॉर्टेंट हरिशंकर परसाई जी की। जन्म हुआ था होशंगाबाद में। अब बात करते हैं शरद जोशी जी की। शरद जोशी जी, इनका जन्म कहां हुआ था? उज्जैन में, डायरेक्ट आते रहता है पेपर में। इनका जन्म कहां हुआ था? उज्जैन में। और ये जो हैं, ये कौन से थे? ये व्यांग,
व्यांग, सॉरी, ये व्यांग विद्या के साहित्यकार थे, व्यांग विद्या के, और इन्हीं के सम्मान में हिंदी व्यांग सम्मान दिया जाता है। इन्हीं के सम्मान में हिंदी व्यांग सम्मान भी दिया जाता है, याद रखना है। व्यांग विद्या के साहित्यकार रहे हैं, ये व्यांग विद्या के साहित्यकार रहे हैं, तो ये याद रखना है फ्रेंड्स। इनका जन्म हुआ था उज्जैन में। इनकी है इंपॉर्टेंट राह किनारे बैठ, तो यह है राह किनारे बैठ किसकी है, डायरेक्ट आता है, शरद जोशी की रचना है, याद रख लेना है। किसी बहाने भी इनकी है, किसी बहाने, तो याद रखना है किसी बहाने किसकी है। वहां पे क्या था, दूसरा था उनके इसमें, और इनके इसमें क्या है, फिर किसी बहाने था, और ये इसमें क्या है, सीधे किसी बहाने। परिक्रमा इंपॉर्टेंट है इनकी, परिक्रमा पूछी जाती है, परिक्रमा। जीभ पर सवार इल्लियां, ये भी शरद जोशी की है। जो जीभ होती है अपनी जिबली, उस पे सवार इल्लियां, वैसी लिखी इन्होंने एक। तो ये आपको समझ में आया शरद जोशी जी से। शरद जोशी जी हिंदी व्यांग सम्मान दिया जाता है इनके सम्मान में, और इनकी रचनाएं हैं जीभ पर सवार इल्लिया, अंधों का हाथी, एक था गधा, परिक्रमा, फिर किसी बहाने, मैं और केवल मैं, राह किनारे बैठ, और एक और याद आ रही है इनकी, तिलिस्म, ये भी इनकी है, तिलिस्म, तो याद रखना है। फिर से देख लो, मैं बोल के बता रहा हूं। जीभ पर सवार इल्लियां शरद जोशी की है। अंधों का हाथी शरद जोशी जी की है। एक था गधा इनकी है, एक था गधा। परिक्रमा याद रखना है, परिक्रमा। फिर किसी बहाने या किसी बहाने, ये याद रखना है। मैं और केवल मैं किसकी रचना है, मैं और केवल मैं शरद जोशी जी की रचना है। राह किनारे बैठ शरद जोशी जी की रचना है, और ये बताया मैंने एक तिलिस्म। तो ये था हमारा लेक्चर, इसमें हमने जितने भी हो सके डिस्कस किए हैं फ्रेंड्स। ये यहां से कुछ याद आ रहा है, हरिशंकर परसाई जी जो थे, इन्होंने वासुदा और प्रहरी के संपादक रहे हैं। वासुदा एवं व प्रहरी समाचार पत्र के संपादक रहे हैं, याद रखना है। और इनकी साहित्यिक पत्रिका थी एक प्रभा भी इनकी एक साहित्यिक पत्रिका छापे इनने, प्रभा नाम की। ये भी हिंदी व्यांग से रिलेटेड है, लेकिन कभी पूछा जाएगा तो शरद जोशी को दिया जाता है। शरद जोशी जो है व्यांग विद्या के साहित्यकार थे, व्यांग विद्या के साहित्यकार थे, याद रखना है। तो ये था हमारा लेक्चर, इसमें हमने ये सब याद रखना है आपको, कौन कवि मध्यकालीन है, कौन आधुनिक कालीन है। जैसे आधुनिक कवि माखनलाल चतुर्वेदी थे, सुभद्रा कुमारी चौहान, गजानन माधव मुक्तिबोध, हरिशंकर परसाई, शरद जोशी, भवानी प्रसाद मिश्र, बाल कृष्ण शर्मा नवीन, ये सब थे फ्रेंड्स। तो इस लेक्चर में हमने हो सके तो मैंने जो भी इंपॉर्टेंट रहा, जो परीक्षा में पूछा जाता है और पूछे जाते रहा है, पहले पूछा गया है, वो सब बताने की कोशिश किया हूं। वीडियो कैसा लगा कमेंट कर सकते हैं, अगर पसंद आएगा तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को। और फ्रेंड्स, मैंने ये साहित्यकार का वीडियो एक बना चुका हूं, जो बुक से डिस्कस किया हूं मैंने, तो बुक से डायरेक्ट पीडीएफ बना के डिस्कस किया हूं, तो वो भी हमारे चैनल में एमपीजीके की एक बुक वाली जो प्लेलिस्ट है, उसमें वहां पे आपको 2-3 लेक्चर इसके मिल जाएंगे जो साहित्यकार से रिलेटेड है, तो उसको भी देखना आप बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।